हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोऑपरेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सबसे पहले एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो हमें सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। जब हम किसी भी सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर होता है पॉपुलेशन, और कोई भी पॉपुलेशन अगर कोई भी काम कंटिन्यू करता है और रिपीटेडली उस काम को करता है, तो जब हम रेगुलरिटी ऑफ वर्क देखते हैं, रिपीटेडली ऑफ वर्क देखते हैं, तो इस रेपिटेशन से हमें उस सोसाइटी के अंदर एक फ्रेमवर्क बनता हुआ दिखता है, एक पैटर्न का डेवलपमेंट दिखता है। वो जो पैटर्न है, वो जो फ्रेमवर्क है, वही उस सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर है। और इस चैप्टर के अंदर हम सोशल स्ट्रक्चर को ही डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे थे। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था उसके बारे में समझा। सोशल स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव था, जो कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव था, उसके बारे में समझा। अब हम आगे समझेंगे डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में, फंक्शनलिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है और कन्फ्लिक्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, और डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे जो है वो कोऑपरेशन को बताता है। क्या डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में कार्ल मार्क्स और इमानुएल डुर्कheim दोनों सेम ही तरीके से सोचते हैं, या फिर इमानुएल डुर्कheim का जो मानना है उससे डिफर करते हैं कार्ल मार्क्स। इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे इस टॉपिक के अंदर में। तो अब देखते हैं डिटेल से इस टॉपिक को। पहले ब्रीफली इसको समझ लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन रीडिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का सिंपल सा अर्थ ये हो गया, जो जितना भी वर्क है, जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, वर्क को डिवाइड कर देना। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी भी वर्क को कर रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और एक व्यक्ति सारे ही काम को नहीं कर सकते। सारे ही काम से मेरा मतलब ये है, जो एक ही व्यक्ति को अगर कार यूज करना है तो कार का सारा पार्ट्स भी बनाए, फिर उस कार को असेंबल भी करे, फिर उस कार में चढ़े भी, वही खुद का अपना पेट्रोल पंप भी खोल ले, रोड भी बना ले, यानी एक व्यक्ति वो सारे काम को नहीं कर सकता। एक पर्टिकुलर पर्सन है जो रोड बनाता है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो अपना पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन खोल करके रखा हुआ है, एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि कार बनाती है, और जिस व्यक्ति को उस कार को यूज करना है वो उस कंपनी जाए, आसानी से खरीदे और वो यूज कर सकता है उस कार को। तो उस एक कार को अगर कोई इंडिविजुअल यूज करना चाहता है तो उसके लिए बहुत से लोगों में वो काम बटा हुआ है, तब जा कर के वो कार बना है और उसको कोई व्यक्ति यूज कर पा रहा है। यानी यही हो गया जो डिवीज़न ऑफ लेबर। यहाँ पे लेबर का डिवीज़न हो गया, जो काम था उसका डिवीज़न हो गया। एक सिंगल इंडिविजुअल उस काम को नहीं करके कई सारे लोग काम कर रहे हैं। अब जब कंपनी में अगर हम डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कुछ ऐसे कंपनी होंगे जो उसके नट्स बना रहे होंगे, कुछ ऐसे कंपनी होंगे जो कि उसका इंजन तैयार कर रहा होगा, कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ सारे चीज़ आकर के असेंबल हो रही होगी। यानी अगर किसी एक ब्रांड का, किसी एक कंपनी का अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो ज़रूरी नहीं उस ब्रांड के अंदर जो भी काम हुआ है वो उस कंपनी के अंदर ही हुआ है। वो भी कई अलग अलग जगहों से जो है उस पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं, ला सकते हैं और एक जगह आकर के जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे हमें क्या वाइड हम जो है कह सकते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हमें ये समझना है जो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है, काम का जो बंटवारा हुआ है, ये कैसे कोऑपरेशन को शो करता है। इसके बारे में डुर्कheim किस तरीके से सोचते हैं और कार्ल मार्क्स किस तरीके से सोचते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोऑपरेशन क्या होता है। तो कोऑपरेशन होता है जो जब हम किसी भी काम को करते हैं तो या तो हम उस काम को सपोर्ट कर सकते हैं, या जो काम हो रहा है उसमें हम एग्री करते हैं, उससे एग्री करते हैं, तो हो गया हम उस काम को कोऑपरेट कर रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम कोऑपरेशन कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये समझना है ये जो कोऑपरेशन है, ये कोऑपरेशन सिर्फ जो है सो ह्यूमन के बीच में नहीं होता है, बल्कि एनिमल्स भी आपस में कोऑपरेट करते हैं, ह्यूमंस भी आपस में कोऑपरेट करते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स भी आपस में कोऑपरेट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमें मेनली पढ़ना है वो ह्यूमन किस तरीके से कोऑपरेट करते हैं आपस में, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल्स में समझना है। अब कुछ और बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। इसमें हम बात करेंगे इमानुएल डुर्कheim की। इमानुएल डुर्कheim बात करते हैं
डिवीज़न ऑफ लेबर की। इमाइल डुरकheim जब बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की तो ये दो तरीके से बात करते हैं। एक ये प्रिमिटिव सोसाइटी लेते हैं जो ओल्ड सोसाइटी था, जो एंशियंट सोसाइटी था, और एक ये मॉडर्न सोसाइटी लेते हैं। मॉडर्न सोसाइटी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसे ही मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं। जो प्रिमिटिव सोसाइटी था, जो ओल्ड सोसाइटी था, जहाँ पे लोगों के अंदर कल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो सारे ही यानी एक तरीके से कह सकते हैं जब एज ऑफ कम्युनिज्म था उस वक्त क्या था, तो दो तरीके से काम होता था। एक डिफरेंशिएशन जो हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है वो इस तरीके से मिलता है कि मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंशिएशन मिलता है, और ये डिफरेंशिएशन जो फीमेल होगी वो गैदरिंग्स का काम करेंगे और जो मेल होगा वो हंटिंग का काम करेगा। इस तरीके से हमें सोसाइटी के अंदर डिफरेंशिएशन मिलता है। अगर सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी तरीके के काम को करना जानते हैं। जो मेल है वो हंटिंग जानता है, जो फीमेल है वो गैदरिंग्स जानती है, और जो भी छोटा मोटा उस समय के सोसाइटी में जो भी काम हो रहा होगा वो हर इंडिविजुअल उस काम को जानता होगा। अगर हर इंडिविजुअल उस काम को जान रहा है तो फिर उसके बीच में किस चीज़ का सॉलिडेरिटी होगा? उसके बीच में सॉलिडेरिटी होगा किसी बिलीफ को लेकर के, कोई एक ऐसा चीज़ होगा उस सोसाइटी के अंदर जिस पे सारे ही लोग जो है सो बिलीव करते होंगे, उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते होंगे। उनके बीच में उस चीज़ का सॉलिडेरिटी होगा, उनके बीच में इस चीज़ का सॉलिडेरिटी होगा कि वो सारे लोग इक्वल हैं। जिस तरीके से अगर हम जो मधुमक्खी का छत्ता होता है अगर हम उसकी बात करें तो वो सारे ही जो है वो बराबर होते हैं, ठीक है, वो सारे ही हनी कॉम्ब जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से उस सोसाइटी का जो भी व्यक्ति होगा वो सब बराबर होगा, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जिसके पास ये पर्टिकुलर स्किल है, इसके पास ये पर्टिकुलर स्किल है, जो भी लोग होगा सब बराबर होगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें एक अर्थवॉर्म को अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारे हमें लाइनिंग मिलती है, और ये सारे ही लाइनिंग जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे एक तरीके से दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं हम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ठीक है, यानी सारे ही इक्वल हैं, होमोनाइज्ड हैं, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि सारे ही जो भी व्यक्ति हैं वो सब एक ही सांचे में बनाए गए हैं, सब आपस में एक दूसरे से इक्वल हैं। अगर हम वर्क की बात करें तो, उनके कैपेसिटी की बात करें तो, उस तरीके से जब सॉलिडेरिटी होता है सोसाइटी के अंदर उसको बोलते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। और डुरकheim बात करते हैं, जब डुरकheim प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं, डुरकheim तो बताते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी में मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है। लेकिन जब वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, जब वो मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, तो मॉडर्न सोसाइटी में डुरकheim का कहना है यहाँ पे, चूँकि उस समय में जो है सो बहुत सारे सबसे पहले ये समझ लेते हैं इमाइल डुरकheim जो है ये फ्रांस के थे, और फ्रांस में हमें पता है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में सोसाइटी के अंदर बहुत सारे जो है सो वो अपहेवल्स देखने को मिल रहा था, बहुत सारे कंसर्न देखने को मिल रहा था। सोसाइटी जो है वो मोरली एकदम से डाउनग्रेड पे जा रहा था। तो उस समय में इमाइल डुरकheim जैसे एक ऐसे सोशोलॉजिस्ट का आना कि वो इस चीज़ को बता रहे हैं, वो इस चीज़ का होप दे रहे हैं लोगों के अंदर, कि वो बता रहे हैं जो सोसाइटी में जो या आपस में मिल करके रहने का जो कल्चर था या आपस में कोऑपरेशन का जो कल्चर था वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जो मॉडर्नाइजेशन आया है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है, ये लोगों के सॉलिडेरिटी को ख़त्म नहीं करेगा। चूँकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ गया था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो लगभग 1830 के आसपास के समय में डुरकheim थे। तो उस समय जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट जो है वो धीरे धीरे सोसाइटी पे दिखना शुरू हो गया था। तो डुरकheim इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से सोसाइटी के अंदर का सॉलिडेरिटी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि इस तरीके के डिवीज़न ऑफ लेबर के आने से जो है वो एक नए तरीके का सॉलिडेरिटी हमें सोसाइटी में देखने को मिलेगा, और उस नए सॉलिडेरिटी को डुरकheim बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी से डुरकheim का क्या माना था इसको समझ लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी का ये अर्थ था, मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये मान के चलते हैं एजुकेशन में बहुत अच्छा है, इसने अच्छा एजुकेशन लिया और ये एक इंजीनियर बन गया, इंजीनियर में भी ये सिविल इंजीनियर बन गया, ठीक है।
एक कोई इंडिविजुअल है जिसने एजुकेशन लिया, इंजीनियर बना और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसी तरीके से किसी को क्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो एक पॉटर बन गया, वो एक कारपेंटर बन गया, यानी अलग अलग चीज़ में वो काम कर रहा है। कोई शॉपकीपर बन गया। अब मान के चलते हैं ये जो सिविल इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियर का काम, सिविल इंजीनियर सिर्फ सिविल इंजीनियर का ही काम जानता है। उसके अलावा वो फार्मिंग नहीं जानता है, वो किस तरीके से बर्तन बनाए वो नहीं जानता, वो किस तरीके से फर्नीचर बनाए वो फर्नीचर बनाना नहीं जानता। यानी अगर उसे बर्तन लेना है तो वो इस पॉटर पे डिपेंडेंट है, अगर उसे फर्नीचर लेना है तो वो कारपेंटर पे डिपेंडेंट है, अगर उसे बाइक लेनी है तो वो किसी बाइक कंपनी पे डिपेंडेंट है। यानी इसी तरीके से जितने भी इंडिविजुअल हैं मॉडर्न सोसाइटी में, वो सारे काम को नहीं जानते, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अपने आप को स्पेशलाइज्ड मानते हैं या कुछ चीज़ों को जानते हैं, और बाद बाकी जितने भी चीज़ें वो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं या जिस पे उनका डिपेंडेंसी है, उसके लिए वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट है। और हर व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ये व्यक्ति इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर डिपेंडेंट होगा तो इस दोनों के बीच में भी तो कोई कनेक्शन डेवलप होगा, इस दोनों के बीच में भी तो कोई रिलेशनशिप डेवलप होगा। और इसी चीज़ को डुरकheim बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। जिस तरीके से ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी कहने का अर्थ ये है डुरकheim का कि जिस तरीके से हमारा जो शरीर है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है। आँख जो है वो देखने का काम करता है, और नाक जो है वो सूंघने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है, हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो जो है सो चीज़ों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो जिस तरीके से अलग अलग ऑर्गेन्स हैं वो अलग अलग वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो सब मिल करके शरीर को चलाने का काम करे। अगर जो है वो आँख बोल दे जो तुम लोग आपस में काम करो, मुझे देखना ही नहीं है, तो इस तरीके से शरीर का काम नहीं चल पाएगा। अगर हमें शरीर को चलाना है तो सारे ही ऑर्गेन्स को प्रॉपर फंक्शन करना पड़ेगा, सबको मिलके फंक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर चलेगा। ठीक उसी प्रकार से डुरकheim बोलते हैं जब हमारा जो सोसाइटी है इसमें सारे लोग जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो एक तरीके का सॉलिडैरिटी डेवलप होगा, और वो सॉलिडैरिटी लोगों को के लाइफ में एक तरीके से जो है वो लोगों को आपस में लाने की कोशिश करेगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा, जो कि मॉडर्नाइजेशन के बाद इंडिविजुअलिज्म का राइज हुआ था। और तो डुरकheim ये बोलते हैं जो इंडिविजुअलिज्म तो रहेगा लेकिन आपस में इनके बीच में सॉलिडैरिटी भी रहेगी, आपस में इनके बीच में रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी रहेंगे। और ये जो रिलेशन होगा वो जो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी का रिलेशन था, वो जो बॉन्ड था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे हर इंडिविजुअल दूसरे पे डिपेंडेंट है एक किसी न किसी काम को लेकर के। और डुरकheim इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी का डेवलपमेंट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको डुरकheim के बारे में, डुरकheim का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और डुरकheim बोलते हैं ये जो सॉलिडैरिटी है लोगों के बीच में, ये ऑल्ट्रिस्टिक है, यानी ये बिना किसी एक कह सकते हैं जो वॉलेंटरीली कह सकते हैं जो उस तरीके से है। लेकिन इसी चीज़ को अलग तरीके से कहने की कोशिश करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स भी बात करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की। अब देख लेते हैं कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं। कार्ल मार्क्स डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में जब बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये वॉलेंटरीली नहीं है। ये डिवीज़न ऑफ लेबर जो है इसमें दो क्लास हमें देखने को मिलेगा, एक कैपिटलिस्ट मिलेगा, एक वर्किंग क्लास मिलेगा। कैपिटलिस्ट को कार्ल मार्क्स बोलते हैं बुर्जुआजीज, और जो वर्किंग क्लास है, जो पीजेंट क्लास है, जो अदर क्लास है, उसको बोलते हैं प्रोलिटेरिएट। जो कैपिटलिस्ट है उसके पास फंड है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास मनी है, इनकम है, पैसा है, और उस जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे किसके पास हैं, वो कैपिटलिस्ट के पास हैं। और उस इंडस्ट्रीज में काम करने वाला जो है वो वर्कर है, ठीक है, और वर्कर उस फैक्ट्री के अंदर काम करेगा। वर्कर जब फैक्ट्री के अंदर काम करेगा, जो वर्कर है वो जब फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा होगा तो वो जिस प्रोडक्ट को बनाएगा उस प्रोडक्ट पे उस वर्कर का जो
क्रिएटिविटी है। जैसे पहले कोई अगर एक स्कल्प्टर होता था तो वो जो स्कल्पचर होता है वो स्कल्पचर उसका क्रिएटिविटी होता था, उसके खुद के थॉट्स होते थे, उसके आइडियाज़ होते थे, उससे वो एक तरीके का बॉन्ड फील करता था। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई एक पेंटिंग बनाते हैं तो उस पेंटिंग से हमारा कुछ ना कुछ लगाव होता है, हम उसको संभाल करके रखना चाहते हैं, उसको बार बार देखते हैं, खुद को अप्रिसिएट करते हैं इस तरीके से। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं जब एक वर्कर फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाता है, मान लीजिए पहले कोई एक जो है वो मोची था, वो जूता बनाने का काम करता था, तो वो जूते को अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से उसके अंदर से क्रिएटिविटी आए वो उस तरीके से उसको डिज़ाइन करता था। लेकिन आज का वर्कर फैक्ट्री के अंदर वैसा नहीं कर सकता, उसको एक पर्टिकुलर जो है मेजरमेंट्स दिए जाएंगे और वो उसी तरीके से रेगुलरली कंटिन्यूसली डेली बाय डेली वो उस काम को करता चला जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं उसके काम में एक तरीके से मोनोटोनस एक्टिविटी हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं जब ये वर्कर इस प्रोडक्ट को बना लेगा तब इस प्रोडक्ट से इस लेबर का कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा, ये चला जाएगा बड़े बड़े सुपरमार्केट में, बड़े बड़े शोरूम में बिकने के लिए। और जब ये उस शोरूम में जाएगा तो ये अपना एक अलग आइडेंटिटी बना लेगा। जब हम किसी शोरूम में जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं जी ये किसी लेबर के द्वारा बनाया गया होगा, इसके पीछे उसकी क्या मेहनत रहती होगी। हम उस प्रोडक्ट को, उस शूज़ को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। हम उस शूज़ को उस शोरूम के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं, उस लेबर के नज़रिए से नहीं देखते हैं। और यहाँ पे कार्ल मार्क्स बात करते हैं एलियनेशन की, यानी एक तरीके से एलिनेट हो गया जो वर्कर था, वो अपने वर्क से, अपने प्रोडक्ट से, अपने क्रिएटिविटी से एलियनेट हो गया। और कार्ल मार्क्स बात करते हैं एलियनेशन की। और यहाँ जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पे जो कॉपरेशन है वो वॉलेंट्री कॉपरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। जिस तरीके से डुरखाइम बताते हैं जो इक्वालिटी का सॉलिडेरिटी है, यानी जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, सारे लोग इक्वल हैं इसलिए उसके बीच में सॉलिडेरिटी है, सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं इसलिए ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है। मार्क्स बोलते हैं वो इसलिए सॉलिडेरिटी नहीं है क्योंकि जो वर्कर है उसके पास जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं और वो कैपिटलिस्ट के पास है। और कैपिटलिस्ट पे वो अपने डेली लाइफ के लिए जो लाइफ की चीज़ें होती हैं उसके लिए वो डिपेंडेंट है, उसके लिए वो जो है चूँकि ज़्यादा रिसोर्स जो है उसका यूज़ वो कैपिटलिस्ट कर रहा है। और रिसोर्स का सोर्स जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो अपने लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा, और जिसके पास रिसोर्सेस नहीं होंगे वो नहीं एंजॉय कर पाएगा, वो उस तरीके से अपने लाइफ को डेवलप नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ये हमें देखने को मिलता है, ये जो कोऑपरेशन है ये वॉलेंट्री कोऑपरेशन नहीं है। कार्ल मार्क्स बोलते हैं ये कोऑपरेशन जो है वो एलिनिएशन का कोऑपरेशन है, यानी इसके बदले में जो वर्कर है वो अपना वर्क इसको सेल कर रहा है और ये उसको जो है वो वेच दे रहा है। ये एक तरीके से इस तरीके का कोऑपरेशन है, ये वॉलेंट्री कोऑपरेशन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को कार्ल मार्क्स के क्या आइडियाज़ हैं डिवीज़न ऑफ लेबर को लेकर के और इमानुएल डुरखाइम का क्या आइडिया है डिवीज़न ऑफ लेबर को लेकर के वो अच्छे से समझ में आए होंगी। इस टॉपिक के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। अब हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं एक बार जो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, या फिर आप लोग खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें ज़रूर। तो अगर आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि इसको लाइन बाय लाइन कवर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।